नहीं बाप को मार सकती थी, लेकिन सबको क्यों मारा? सबको क्या करा, हम बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। अभी जो शबनम को फांसी की सजा हुई है, तो आपको क्या लगता है फांसी होनी चाहिए? फांसी नहीं होनी चाहिए, इसे आजीवन कारावास होना चाहिए। इस जीवन का पता तो रहेगा कि हाँ कैसे रह रहे हैं कैसे ना रहते हैं, इसे एहसास भी होगा अपना। इतना ही उन्होंने बताया था कि मैंने बस चाय में दिया था, उसके बाद में वो बेहोश हो गए थे, फिर उसके बाद में हमने मार दिया। सबको मार दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया था कि वो बच्चा रह गया था, तो बाद में उसे बच्चे का गला घोट के मारा था। अच्छा। पता ना, उसे तो कुछ रो रहा भी ना रही थी, वो तो ऐसे ही थी, कर रही थी बस, खास करके रो नहीं रही थी। और बाल तो चिपट जाती, कपड़े भी सन जाते, पर वो तो ऐसे ही रो रहा भी ना रही थी। तुम देख लो वीडियो में भी कहीं रोती हुई दिखाई देवे, कहीं भी ना, ऐसे ही बस मुंह बिगाड़ती हुई दिखाई देवे। उसे एहसास होता तो वो इतना बड़ा काम करती। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो मेरी मम्मा को फांसी ना दे। और वजह यह है कि मुझे शबनम का बेटा लेना है। तो वो शबनम जिस पर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या करने का आरोप है। मैंने पूछा कि आप जिस जुर्म की सजा मतलब भुगत रहे हैं, तो क्या वो आपने किया है कि नहीं किया? कभी आपको लगता है कि मतलब गिल्टी फील होती कि नहीं होती, कितना बड़ा अपराध हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये अपराध किया ही नहीं। ये संगीन अपराध है, घर की नस्ल को तबाह करी है। अमरोहा के बावनखेड़ी मर्डर केस की गुनहगार शबनम को जल्द फांसी हो सकती है। कौन थी शबनम? आखिर क्यों उसने अपने ही खानदान के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी? उस वक्त शबनम की मानसिक स्थिति क्या थी? और क्या अब मौत के बदले में मौत की सजा ही मिलनी चाहिए? इन्हीं सब सवालों का जवाब पाने के लिए आज मैं आई हूँ दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में। और ये जो मेरे पीछे आप मकान देख रहे हैं, ये हुआ करता था शबनम का घर, जहां पर हुआ है अभी तक का रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहलाने वाला हत्याकांड। ये सब का खून नीचे गया है, ये खून के छींटे अमर हैं अब भी, ये ऊपर कैसे गई? सुबह जब हम इस केस को देखना आए इधर, तो हमने देखा कि ऊपर जो ना ये सब मरे पड़े थे। तो एक मासूम बच्चा था, बहुत खूबसूरत बच्चा था, और अधिकतर शबनम को भी लगाओ उससे ही रहता था। तो हमने देखा कि उसका गला लगा हुआ था, उसे 84 भी चेहरे पे ये नहीं थी उस बच्चे की तरफ से कि मतलब जैसे मोहब्बत होती है, उससे भी उसने गला घोट के मारा या रस्सी से कैसे भी करा, हाथों से उसे भी मार दिया। उसके बाद बतेरे उनने ढोंग करे, लेकिन बाद में बात खुली कि जब मीडिया के सामने वो बोल रही थी कैसे यूँ करा आपने, बोले कि बस मुझे अफसोस है, और बार बार कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो उसके बाद में फिर मीडिया वालों ने बोला कि आपने किस तरह से मारा इन्हें, जहर काय में दिया? बोले कि चाय में जहर डाला था मैंने। तो इस बात को लेकर देखा जाए तो इसे फांसी ही होनी चाहिए। गांव में भगदड़ मच रही थी यहाँ, तो इनको फलाने का घर काट दिया, इनको मास्टर का घर सारा काट गया। जब घर पे वहाँ पहुँचे तो वहाँ सब लोग कटे पड़े थे, बस ये देखा हमने वहाँ। और जो है सुबह को पुलिस आई, बोले इनको लपेटो और ले जाओ यहाँ से। तो यहाँ गांव वालों ने सभी ने उन्हें रोका, बोले ऐसे नहीं जाएंगे, पोस्टमार्टम होगा जब जाएंगे यहाँ से, ऐसे नहीं जाएंगे।
बस ये बात हुई थी, बहुत टाइम यहाँ मजमा रहा है अच्छी से। ये सब हुआ था, आप कहाँ पर थी उस टाइम? दूसरे गांव में रहते थे। अच्छा। अगर हम यहाँ होते तो हमें भी न छोड़ती, हमें भी काट देती। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने जिस बच्चे से इतना लगाव था उसका गला घोट के मार डाला, बाप को मार डाला, भाई को मार डाला, क्या लगता है आपको? बात तो ये है ना, मसला तो ये था ना कि मोहब्बत के चक्कर में और दौलत के चक्कर में अंधी हो चुकी थी वो। उसे दौलत भी चाहिए थी और अपना जो ना प्यार भी चाहिए था। मतलब मैं समझना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया, मतलब बचपन से ही ऐसी थी या फिर? कैसे पहले तो ना थी, ये तो अब बड़े हो गई हुई है कैसी खराब, यानी बचपन से ना थी ऐसी, बहुत अच्छी थी। पता नहीं क्या करा इसने, कितनी लड़कियों के साथ में रही है, इतनी बेकार हुई है। पढ़ाई लिखाई भी मैंने सुना है कि काफ़ी डबल एम करे हुए है, उर्दू इंग्लिश ज़्यादा है पढ़ी हुई, और वैसे भी कुरान उरान सब अपनी हदीस में सब जाने, सब पढ़ी हुई है। उनका ये कहना है कि फांसी नहीं होनी चाहिए। कुछ ने कहा कि काफ़ी दिन हो गए, अब तो झेल ही लिया जितना झेलना था। नहीं, ये गलत है। अगर इस तरह से देखा जाए तो आगे को भी बढ़ावा मिल लिया है। ये तो हिंदुस्तान के अंदर दौलत तो सब पे ही है, कोई गरीब है, कोई मालदार है, कोई ज़्यादा मालदार है, कोई ज़्यादा गरीब है। लेकिन अगर इस तरह से अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो ये तो आगे को बढ़ावा है, ये तो आगे के लिए बढ़ावा है। कायदा तो ये है कि इससे जल्द से जल्द फांसी हो जानी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस केस में फांसी की सज़ा दोनों को होनी चाहिए या फिर नहीं? फांसी की सज़ा तो मैं समझता हूँ अपराध के हिसाब से देखा जाए तो 7 मर्डर हैं, जघन्य अपराध है। तो अभी भारत में तो कोई ऐसी सज़ा नहीं हुई है औरत के लिए, लेकिन 13 साल हो चुके हैं, ये भी एक काफ़ी सज़ा है। जेल में 13 साल रहना कोई आसान बात नहीं है, और फिर रोज़ मरना, रोज़ जीना, रोज़ दुख झेलना, ये भी एक काफ़ी सज़ा है। तो इसलिए हम चाहते हैं ये फांसी की सज़ा को आजीवन में तब्दील कर दिया जाए, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। सज़ा क्या होगा ना, 13 साल तो वैसे सज़ा में हो गया, बचता ही बहुत है। अब तो यही सज़ा काट ली, जैसे भी इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो आपको ये लगता है कि अब फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए? ना, अब ना होनी चाहिए फांसी की सज़ा। नहीं, लेकिन मतलब क्यों, मतलब ये इतना बड़ा अपराध है। अब तो भाई इन दोनों का निकाह हो जा, आराम से मौज में रहे। अच्छा, आप ये चाहते हैं? जीने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला। अब आप ये चाहते हैं कि अब उन दोनों को का निकाह हो जाना चाहिए और उन्हें जीने का मौका मिले? जीने का मौका मिल जाए। और जो उन्होंने अपराध किया उसकी सज़ा? वो 13 साल भुगत चुके हैं। ये जो हत्याकांड हुआ था इसमें अकेले शबनम ही शामिल नहीं थी, शबनम के साथ उसका प्रेमी सलीम भी था। सलीम का अब क्या होना चाहिए, उसी के बारे में हम बात करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, और ये मेरे साथ हैं सलीम के पिताजी। इनका क्या मत है, क्या होना चाहिए अब आगे? आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब आपका बेटा जो है उसे रिहा कर दिया जाए, फांसी की सज़ा हो या आजीवन कारावास हो? रिहाई के लिए हम बहुत उम्मीदवार हैं। हाँ, बुढ़ापे के सांस पूरे करने भारी हो रहे हैं। सदमा है कि कुछ बयान नहीं किया जाता। अब जो अल्लाह का हुक्म हो और जो अदालत का मूड हो, हम तो छूटना ही चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिहा कर दिया जाए? लेकिन आपको नहीं लगता कि जो किया है काम, तो ये जो है राज अल्लाह जाने और वो जाने जिसने किया है। अगर इसने किया था तो फिर जो इतने गवाह थे वो चश्मदीद तो गवाह कोई नहीं बना। अज्ञात में रिपोर्ट हुई, फिर उसके बाद में जो लाश आती है पोस्टमार्टम हो गया तो वो छुरे से कटी हुई दिखाई जा रही है। इसे जो है वहाँ से जब शोर शराबा हुआ तो देखा, चेक करके जो है उसे देखा कॉल डिटेल मोबाइल की, तो उसमें इसकी बातचीत हुई थी, प्रेमिका तो थी इसकी। उसी के आधार पर ये ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था, तो इसने आरपी गुप्ता ने इसी कॉल डिटेल से इस पर केस रखा, पकड़ के ला के मार कूट के कुहाड़ी तालाब में डलवाई और फिर दिन में सबके सामने निकलवाई
और वो इसके ऊपर थोप दिया गया। आपको लगता है कि सब कुछ इन पर थोप दिया गया, इन्होंने कुछ नहीं किया? ये तो लग ही रहा है, घर सो रहा था मकान की छत पर। अब ये कमज़ोरी हमारी, कोई इसकी तफ्तीश नहीं हुई पाई, पैसे में दम नहीं था, हमने छोड़ दिया अल्लाह के भरोसे पर। अब जो करे वो सो करे। मेरे पीछे ये 7 कब्र देखिए, ये उन्हीं 7 लोगों की कब्र है इसी घर में जिन्हें उस रात शबनम ने बेरहमी से मार डाला था। इन्हें नहीं पता था कि रात में जो ये खाना खा रहे हैं उसमें कुछ मिला हुआ है, जिसे खाने के बाद ये लोग बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद इन्हीं की बेटी इन्हें बेरहमी से मार डालेगी। अब ये लोगों की कब्र इसी घर में है। आप बताइए, यहाँ पर ये उन्हीं सब की कब्र है? उन्हीं की है। सबसे पहली कब्र जो है बड़े लड़के की है, उससे दूसरी कब्र छोटे लड़के की है, उससे तीसरी कब्र उसके पापा की है, चौथी कब्र उसकी अम्मी की है, और 5वीं कब्र बहू की है, और 6ठी कब्र भांजी की है, और 7वीं कब्र पोते की है। अच्छा, और घर में ही ऐसे अब यहाँ पर कब्र है, आप लोगों को यहाँ पर रहने में अजीब नहीं लगता? इधर आ जाइए। जब कत्ल हो जाता है फिर ये भी देखना पड़ता है, ये ताज़ा ही मामला लगता है हमें, जैसे अभी हुआ है इस तरह लगता है। अच्छा, हर सुबह उठकर आपको तो सबसे पहले यही देखना होता है? यही नज़र देखनी पड़ती है। तो डर नहीं लगता अब यहाँ पर रहने में? डर क्या, पहले पुलिस रह गई, अब तो आदत पड़ गई। आपने कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये पढ़ा होगा कि इस हत्याकांड के 7 विक्टिम्स थे, लेकिन नहीं, मैं कहूँगी कि 7 नहीं बल्कि 8 थे। 8वां वारदात के वक्त शबनम के पेट में पल रहा 2 महीने का सलीम का बच्चा, जो आज करीब 13 साल के बाद राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा है कि उसकी मां को फांसी की सज़ा ना मिले। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरी मम्मा को फांसी ना दे। आप कैसे शबनम को जानते थे? कैसे दिमाग में आया कि ठीक है अब इस बच्चे को मैं गोद ले लूँगा, मैं इसकी ज़िंदगी संवारूँगा? कैसे कैसे सब चीज़ें हुई? मैम, मैं 2012 में यहाँ से अमरोहा गया था, अमर उजाला में रिपोर्टिंग करने के लिए। तो पहली बार एक खबर बनाते हुए मुझे याद आया कि हाँ, शबनम है मतलब यहाँ पर। तो शबनम से मिलने के लिए मैं नेक्स्ट डे जेल चला गया, सिर्फ नॉर्मली मिलने के लिए। वहाँ पर्ची लगाई, पर्ची लगाने के बाद एक बंदे ने जो पर्ची लगाता है उसने मुझे कहा कि शबनम ने 7 मर्डर किए, क्या तुम भी मर्डर करके आए हो? तो मुझे सच में इतना खराब लगा कि कोई मतलब मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। पर्ची लग जाती है, मैं अंदर चला जाता हूँ। और ये बहुत सारे लोग हैं जो मुलाकात करने के लिए मुलाकाती आते हैं अपनों से मिलने के लिए। तो मैं भी वहाँ शबनम से मिलने के लिए गया था। तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मैं इधर से उधर से जो भी वहाँ लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उन पर मेरी नज़र है। मैं शबनम को तलाशा, शबनम नहीं मिली। और जब मैंने किसी ने मुझसे पूछा कि आखिर तुम यहाँ मतलब कैसे, क्या बात है, किसको तलाश रहे हो? मैंने कहा मुझे शबनम से मिला है। बस इतना बोलना है कि नाम समझो कि बवाल समझ गया। वहाँ अंदर जो कैदी हैं, जो काफ़ी सीनियर हो जाते हैं, पुलिस वाले हैं, उन्होंने मुझे मतलब पकड़ लिया है, घेर लिया है और मेरी पूरी तलाशी ली है। मेरे एक एक चीज़ को उन्होंने बारीकी से देखा है, मैं क्या करता हूँ, कहाँ से आया हूँ, नाम क्या, पूरा नोट कर लिया है। उनका यहाँ आने का तुम्हारा मकसद है? क्योंकि मैं शबनम से सिर्फ नॉर्मली मिलने के लिए आया था, कुछ नहीं। अब जाओ, आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं। अच्छा, मना कर दिया मिलने से? क्यों? शबनम वहाँ थी ही नहीं। अच्छा, शबनम ने ही मना कर दिया था। अच्छा, शबनम ने मिलने से ही मना कर दिया था। तो मैं वहाँ से चला आया, लेकिन अब दोबारा मन किया कि करीब 15-20 दिन बाद फिर दोबारा जाता हूँ मिलने के लिए। और पर्ची लगती है, लेकिन इस बार कोई रेस्पॉन्स नहीं था। फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्स था, तीसरी बार जाता हूँ तब भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। इस तरह से अब मन में आने लगा कि मुझे शबनम से मिलना है। और मैं जिस शबनम को जानता हूँ, जो मेरी कॉलेज टाइम में थी, वो बड़े हेल्पफुल थी। अच्छा, आप शबनम को पहले से जानते थे? जी हाँ। कैसी थी कॉलेज के टाइम?
कॉलेज टाइम बड़ा उनका जो नेचर था ना, हाँ। मदद करने वाला था। 2 इंसिडेंट हैं। एक बार बस में मैं बैठा हूँ, तो कुछ लड़कों ने बस में मुझे चोट पहुंचाने के लिए, मुझसे झगड़ा करने की नीयत से कुछ कहा, लेकिन शबनम ने आके उसमें इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि कोई भी कुछ कहेगा तो फिर मैं उसको देखूंगा। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब मेरा बचाव किया। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, जैसे उन्होंने आपके कॉलेज के टाइम पर इतनी बार मदद करी, उससे तो लग रहा है कि एक इंसान अच्छी थी। तो ऐसा आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हो गया कि एक अच्छे खासे इंसान ने इतना बड़ा कांड कर दिया, अपने ही घर के 7 लोगों को ऐसे मार डाला? मुझे नहीं मालूम कि मैं कभी जिसने मर्डर किया ना, मैं उस शबनम से कभी आज तक नहीं मिला। मैं तो सिर्फ एक कॉलेज मेट से मिला हूँ या एक माँ से मिला हूँ जो मेरा बेटा है और उसका बेटा है। तो मैं सिर्फ माँ से और अपने कॉलेज मेट से मिला हूँ। जिस शबनम को पूरी दुनिया जानती है, उस शबनम से मैं आज तक नहीं मिला। अच्छा, जैसे आपने जब ये डिसीजन लिया, आपको पता कैसे चला कि शबनम का एक बेटा है, आप अब उस बेटे को आप गोद लेंगे? क्या क्या परेशानी आई उस पूरे प्रोसेस में? एक्चुअली मैंने जब दूसरी तीसरी बार मैं गया तब भी शबनम नहीं मिली थी। लगातार मेरा अब जेल जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 2012 की बात है, 13 आ गए, सन 2014 आ गए, लेकिन शबनम नहीं मिल रही है बिल्कुल। तो इस बीच में मैंने सोचा कि जो शबनम को दुनिया जानती है और वो एक शबनम और एक जिसे उस्मान जानता है, वो शबनम। तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं ये जो जिस शबनम को मैं जानता हूँ, इस शबनम को मैं दुनिया के सामने लेके आऊंगा, उन पर एक किताब लिखूंगा। तो इसलिए मैं शबनम से बार बार मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन शबनम ने मिलने से हमेशा इनकार कर दिया। और पता नहीं धीरे धीरे करके जनवरी 2015 आ गया, लेकिन शबनम नहीं मिली। और मैं बुलंदशहर से यहाँ से जाता था, कभी बाइक से, कभी बस से। तो बारिश हो रही है, कभी बहुत तेज सर्दी है, कभी धूप है, तो मतलब हर परेशानी का सामना करते हुए जब मुझे अपने ऑफिस से एक छुट्टी मिलती थी, तो अक्सर मेरी छुट्टी बस बसों में या मोटरसाइकिल पे गुजरती थी, वो 200-250 किलोमीटर का सफर में। अब मैंने इसी दरमियान देखा जेल से कुछ एक टीम निकल रही है, वो टीम पता चला कि ये टीम शबनम से मिल के आई। तो ये टीम क्या है, कौन है, क्यों मिल के आए हैं, तो ये मैंने अगले दिन ई-पेपर पर देखा था, गूगल सर्च करके। मुझे तब पता चला कि शबनम को एक बेटा भी है। तो मैंने सोचा कि शायद किताब लिखने के बहाने से ना सही, तो लेकिन बच्चे के लिए तो फिर मिल ही सकती है। उन दोनों कोई भी इस बच्चे को लेने के लिए आगे नहीं आ रहा। लगातार कोशिश कर रही थी बाल कल्याण समिति, और अधिकारी अखबारों में विज्ञापन निकाल लेते। तब मैंने उसमें अप्लाई किया। जब अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन मेरी रिजेक्ट कर दी गई थी, और रिजेक्ट की वजह ये बताई गई कि वहाँ पे सुरभि यादव मैडम है, उन्होंने ही मुझे बुलाया था कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, और इसलिए क्योंकि आप शादीशुदा नहीं। आप बात शादीशुदा की बात है, तो मुझे एकदम से मैंने कहा मैडम आप बस 2 घंटे का टाइम दे दीजिए, और मैं यूं गया शादी करके यूं आया। अच्छा, 2 घंटे में आपने शादी भी कर ली? शादी की अभी मैं उनसे टाइम मांगा है। मैं 2 घंटे में यूं गया और बस यूं आया शादी करके। तो मैडम ने मुझे कुछ इस तरह से देखा जैसे कोई पागल हो चुका होता है, क्योंकि मैं 2.5 साल से लगातार चक्कर काट रहा था। तो मुझे जितना मैंने उसके लिए संघर्ष किया उससे मिलने के लिए, तो शायद ये शादी करना मेरे लिए इतना मुश्किल, इतना बड़ा काम अब लगा नहीं आपको। मैं बुलंदशहर में ही जॉब करता था, मेरी दोस्ती थी वंदना सिंह से। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे शादी करोगी, क्योंकि 1-2 बार जब मैं मुरादाबाद जाता था तो मैं इन्हें साथ लेके गया था कि अगर इस बार कोशिश करते हैं शायद शबनम से मुलाकात हो जाए। तो तभी इन्होंने बिना सोचे समझे ये फैसला ले लिया कि हाँ मुझे उनसे शादी करनी। भाई न्यूज़पेपर में भी हमने भी पढ़ा भी था, इस मामले से हमें अवेयर भी कराया गया था कि भाई शबनम ने इतना बड़ा कांड किया है। हमें मालूम था, हमने कहा कि भाई कांड उन्होंने तो किया, बच्चे की तो गलती नहीं। हमने सिर्फ उस टाइम यही सोचा था, जहर में सिर्फ यही था कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जब बच्चे की गलती नहीं है तो फिर वो एक नॉर्मल जिंदगी क्यों नहीं जी सकता? अगर हर व्यक्ति सिर्फ उसको शबनम के वैसे ही देखेगा तो उस बच्चे, वो तो भाई बच्चे की क्या कसूर है? गलती जिनकी है सजा उन्हें तो मिलनी चाहिए। और 5.5 साल में आजकल का सोशल मीडिया का जमाना है, हमने कोई पिक्चर्स उसकी कभी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं की, ये कहते हुए कि ये शबनम का बेटा है।
जब भी कभी अपलोड की होगी तो मेरा अपना बेटा है। फेसबुक वगैरह पे हर जगह। कई बार हम लोग साथ में खड़े हैं तो पिक्चर हमने डालती हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं तब हमने डालती है। देश के कई हिस्सों में हम लोग घूम के आए, वहाँ की पिक्चर्स हमने डाली, लेकिन कभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि ये कौन है, कहाँ से आया है, किसका बेटा है। और लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से जो चीज हमने 5.5 साल से छुपा के रखी थी, वो सोशल मीडिया ने, कुछ जो जिम्मेदार न्यूज चैनल के लोग हैं, कुछ न्यूज एजेंसियां हैं जिन्हें अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, शायद वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए और वो ऐसा काम कर गए जो हमारी 5.5 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। आज पड़ोस का एक बच्चा पूछ रहा है कि तुमने ये कर, तुम जेल में रहे थे, तो शायद उन्हें शर्म आनी चाहिए और अपनी गलती को मानते हुए वो माफी मांगे, और साथ में जो पिक्चर्स उन्होंने डाली हुई हैं सोशल मीडिया पर जहाँ तहाँ, तो उनको सबको हटाएं और इसके लिए माफी भी मांगे, मुझसे भी मांगे और मेरी वाइफ से मांगे, और खास तौर से शबनम के बेटे से माफी मांगे। इस रिपोर्ट को करते करते अब सुबह से रात हो गई है। शबनम और सलीम ने जो कांड किया उसे आज 13 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अगर मैं यूँ कहूँ कि शबनम ने ये सब कुछ प्रॉपर्टी और प्यार दोनों को पाने के लिए किया, तो आज तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। ज़िंदगी में कई बार हम ऐसे दोराहे पर आते हैं जहाँ एक गलत फैसला हमारी और हमसे जुड़े लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इन सब के बीच आपके लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ कि क्या मौत की सज़ा मौत ही होनी चाहिए एक सभ्य समाज में? ज़रूर बताइएगा।